हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, इसमें हम सब देखेंगे विभिन्न प्रकार के संस्थान, धाराएँ, ठीक है? जो आप सबका पर्यावरण का सिलेबस है, जो 10 नंबर का दिया है, ठीक है? तो इसके लिए क्लास जारी था, पहले भी 1-2 क्लास चला था, ठीक है? फिर जूनियर असिस्टेंट का पेपर लगा था, इसलिए थोड़ा थोड़ा क्लास क्या कर दिए थे, रोक दिए थे। अब आप सबका जो टारगेट है ना, लेखपाल है रहेगा, ठीक है? अब लेखपाल के लिए आप सबका प्रॉपर क्लासेस लगा रहेगा। कंप्यूटर का तो पर डे तो होगा ही, साथ में साथ आप सबका पर्यावरण जब तक ले कंप्लीट नहीं हो जाएगा थ्योरी, जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा 8-10 लेक्चर में, उसके बाद एमसीक्यू करवाया जाएगा, प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी क्लास आप सबको मिलेगा, ठीक है? जब वो भी कंप्लीट हो जाएगा, उस पर भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है? और उसके बाद योजनाएँ, इम्पोर्टेंट योजनाएँ हैं, तो आप सबका कराया जाएगा, ठीक है? तो ये क्लास अब जारी रहेगा आप सबके एग्ज़ाम तक। तो आप सब सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप सब लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है? आज बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, सब बहुत चीज़ इसमें हम सब देखेंगे, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है, आप सब पूरे सेशन में बने रहें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, आप सबको बता दें, ये आपका थ्योरी क्लास है, ठीक है? जब तक ले 8-10 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा थ्योरी, ठीक है? फिर उसके बाद एमसीक्यू कराएँगे। तो चलते हैं सेशन की तरफ। तो दोस्तों, थ्योरी को अब यहाँ से शुरू है, ठीक है? अच्छा, ये पार्ट 2 है, इससे पहले भी बहुत सारा शायद 2 क्लास करवा चुके हैं, ठीक है? 2 या 1 क्लास करवाए हैं। तो आप सब प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें, एक लेखपाल के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है? और इसी प्लेलिस्ट में सब सब्जेक्ट हम ऐड करेंगे, चाहे आप सबका एनवायरनमेंट का हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, चाहे योजना का हो, ठीक है? सब लेखपाल वाले जो प्लेलिस्ट है उसी में सब क्लास आप सबको मिल जाएगा, ठीक है? लेखपाल 2026 के नाम से होगा, तो आप सब देख लीजिएगा, चैनल पर आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे लिंडमैन का नियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो लिंडमैन का नियम क्या कहता है, ठीक है? तो देखते हैं, इसमें बताया गया है, ठीक है, कि हरे पौधे संचित ऊर्जा का 90% हिस्सा अपनी जैविक क्रिया में व्यय करते हैं, ठीक है? तथा 10% ऊर्जा ही अपने अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? लिंडमैन का नियम। मतलब जैसे मान लेते हैं पेड़ पौधे हैं, ठीक है? मान लेते हैं ये पेड़ पौधा है, ये सूर्य से जो ऊर्जा मतलब प्राप्त करेगा, ये अपने आप को यूज कितना कर लेगा? 10%। सॉरी, अपने आप को यूज कितना करेगा? 90%। मान लेते हैं इसको हिरण खा गया, इस पौधे को, ठीक है? तो हिरण के अंदर ये जो ऊर्जा जाएगा कितना परसेंट स्थानांतरित होगा? 10%। आप सबको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है? और यह नियम क्या कहलाता है? लिंडमैन का नियम। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होता है, तो आप बताएंगे 10%। अगर ये पूछ ले कि कितना कंज्यूम होता है, तो आप बताएंगे 90%, ठीक है? और 10% ट्रांसफर हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लिंडमैन का नियम, एग्जाम में पूछा गया है। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों, खाद्य श्रृंखला कई प्रकार के होते हैं, ठीक है? आप सब पहला लेक्चर जरूर देखिएगा। खाद्य श्रृंखला क्या होता है? नाम से भी जान लीजिए, खाद्य श्रृंखला मतलब एक दूसरे से चेन टू चेन जुड़ा रहेगा, ठीक है? क्या होगा इसमें? इसमें एक जीव से दूसरे जीव में भोजन के रूप में पदार्थों तथा ऊर्जा के हस्तांतरण का क्रम होता है। मतलब एक जीव से दूसरे जीव में भोजन के रूप में पदार्थों या ऊर्जा हो, इसका क्या होता है? हस्तांतरण का ऑर्डर होता है, क्रम होता है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो खाद्य श्रृंखला होती है ना, कैसा होती है? लीनियर होती है, रेखीय होती है, ठीक है? तो याद कर लीजिएगा, खाद्य श्रृंखला किस रूप में पाया जाता है? रेखीय। और इसमें कम से कम 3 कड़ियाँ होनी चाहिए। कितने कड़ियाँ? जैसे हम मान लेते हैं जैसे पेड़ पौधा हो गया, उसको हिरण खाएगा, हिरण को क्या खाएगा? बाघ बाघ खाएगा, शेर खाएगा, ठीक है? तो कम से कम इसमें कितनी कड़ियाँ होनी चाहिए? 3 कड़ियाँ होनी चाहिए, ठीक है?
और देखिए आगे क्या यहाँ पर देखिए बनाया गया विचयन, जैसे पौधा को क्या खाता, शाकाहारी। शाकाहारी मतलब जैसे हिरण हो गया, और शाकाहारी को फिर क्या गएगा, मांसाहारी। मांसाहारी मतलब जैसे शेर बाघ हो गया, ये सब हो गया। तो इसमें कम से कम कितनी कड़ियाँ होनी चाहिए, 3 कड़ियाँ होनी चाहिए। ठीक है। और खाद्य श्रृंखला किस रूप में पाया जाता है, लीनियर, रेखीय रूप में। आगे देखिए खाद्य श्रृंखला के प्रकार, है ना, कौन कौन से खाद्य श्रृंखला के प्रकार है। तो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है खाद्य श्रृंखला, 2 प्रकार का। एक होता है चारण खाद्य श्रृंखला, चारण को चराई भी बोलते हैं, याद कर लीजिएगा। चारण, देखिए चारण सेंस से ऐसे निकलता है चराई, तो चारण को क्या बोलते हैं, चराई। तो चारण खाद्य श्रृंखला हो गया। दूसरा अपरद खाद्य श्रृंखला, अपरद में ऐसे आता है जैसे केचुआ हो गया, गिद्ध हो गया, ये सब आते हैं जो एकदम लो लेवल पर काम करते हैं। ठीक है। तो चारण और चराई ये 2 पार्ट है किसके, खाद्य श्रृंखला के पार्ट हैं। ठीक है। अब सबसे पहले चारण वाला देखते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत चराई कहिए चाहे चारण कहिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है। तो चराई खाद्य श्रृंखला क्या होता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह स्वपोषी से शुरू होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो चराई में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह कहाँ से होता है, स्वपोषी से शुरू होता है। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है। जैसे हरे पौधे हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ये सब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के रोशनी से, ऊर्जा से। ठीक है। और शैवाल हो गया, इम्पॉर्टेंट है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, चराई या चारण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आगे क्या देखिए, इसका चयन बना हुआ है, याद कर लीजिए, पूछा जाता है, सेम टू सेम पूछा गया है। ठीक है। डायटम और क्रिस्टोरियस, क्रिस्टोरियाइस और हैरिंग। आगे देखिए खाद्य श्रृंखला के, अब चराई खाद्य श्रृंखला के भी प्रकार है। ठीक है। सबसे पहले खाद्य श्रृंखला के प्रकार क्या था, चराई था। अब चराई खाद्य श्रृंखला के भी प्रकार है, जैसे परभक्षी खाद्य श्रृंखला, ये किसके अंतर्गत आता है, चराई के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, ऊर्जा के प्रथम स्तर पर स्थानांतरण परभक्षण द्वारा होता है। ठीक है। तो नाम में देखिए परभक्षी, तो पहले स्तर पर किसके द्वारा इसमें होगा, परभक्षण के द्वारा होगा। ठीक है। और दूसरा आपका परजीवी खाद्य श्रृंखला। इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण परजीविता के द्वारा होता है। पूछा जा सकता है कि किसमें ऊर्जा का स्थानांतरण परजीविता के द्वारा होता है, तो आप बताएंगे परजीवी खाद्य श्रृंखला में। और अगर आपसे ऐसे एग्जाम में पूछा जाए कि किसके द्वारा, परभक्षण के द्वारा मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो परभक्षी द्वारा होता है। ठीक है। तो आप सबके स्टेटमेंट बना के लेखपाल में पूछा जा सकता है। ठीक है। और तीसरा पार्ट इसका देखिए क्या है, मिश्रित खाद्य श्रृंखला। ये सब किसके पार्ट है, चारण वाले का पार्ट है, ध्यान दीजिएगा ऊपर। इसमें क्या होता है, दोनों का मिक्सर होता है। ठीक है। दोनों का मिक्सर, किसका किसका मिक्सर होता है, परभक्षण और परजीविता। इसमें आंशिक रूप से परभक्षण भी शामिल होता है और परजीविता भी द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मिश्रित नाम ही है। ठीक है। तो 3 पार्ट थे किसका, चारण वाला का। ठीक है। आगे क्या है, दूसरा, पहला तो चारण था, चारण के भी कितने पार्ट थे, अब बताइए, 3 पार्ट थे। ठीक है। अब इसके बाद क्या था, अपरद खाद्य श्रृंखला। आप सबको बता दें, खाद्य श्रृंखला 2 प्रकार के था। एक था क्या था, चारण, ध्यान से देखिएगा, और दूसरा क्या था, अपरद। और चारण के भी कितने पार्ट हम सब पढ़ लिए हैं, 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। ठीक है। ये कंप्लीट है। तो अब क्या पढ़ेंगे, अपरद पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए अपरद खाद्य श्रृंखला क्या होता है, कि ऐसे खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होता है। अगर आप सबसे पूछ ले किस खाद्य श्रृंखला में मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होता है, तो आप क्या बताएंगे, अपरद खाद्य श्रृंखला बताएंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे जो मृत पत्तियां होती है, फिर कचुआ यूज करता है इसका से बैक्टीरिया, फिर उसके बाद जैसे फिर घोंघा हो गया, उसके बाद क्या होता है, पक्षी होता है। ये सब श्रृंखला इसमें चलता रहता है। एक आप सबसे वर्ड पूछ सकता, खाद्य जाल क्या होता है। ठीक है। देखिए जो जो की पॉइंट है, की पॉइंट आप सब याद करते रहे। की पॉइंट क्या है, खाद्य जाल।
इसमें कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। मतलब खाद्य जाल में क्या होता है, बहुत सारे खाद्य श्रृंखलाएं आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, वो किसका निर्माण कर लेती हैं, खाद्य जाल का। ठीक है, आगे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पारतंत्र पिरामिड। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है किसका पिरामिड सीधा होगा, किसका पिरामिड उल्टा होगा, ऐसे भी आप सब क्वेश्चन देखिए। ठीक है दोस्तों, जो पिरामिड को कराने से पहले आप सबको बता दें, यदि आप लेखपाल की अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपी ट्रिपल एससी का ही बनाया गया। ठीक है, तो इसमें आप सबको यूपी जी के प्लस कंप्यूटर के अगर आप डिटेल में नोट्स चाहते हैं तो इसके लिए आप सब चैनल के होम पेज पर जाएं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से केवल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कॉल नहीं, केवल आप सब मैसेज कीजिएगा। ठीक है, यूपी जी के और कंप्यूटर के लिए। ठीक है, और बेस्ट नोट्स आप सब देखते होंगे। अच्छा, जो जूनियर असिस्टेंट 32 वाला अभी एग्ज़ाम हुआ ना, ठीक है, उसमें क्वेश्चन हल्के लेवल के थे, बट बहुत तो लोगों का मिस्टेक ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो इसके पर वीडियो बनाएंगे जल्द ही। ठीक है, और जो आप सबका ये वाला PDF है, मतलब चाहे इन्वायरमेंट का हो, ठीक है, और चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, या तो क्या कहते हैं जो आप सबका योजना है, ठीक है, ये सब अगर आप सबका PDF चाहते हैं तो इसका जैसे क्लास नोट्स का जो ये आप सबको नोट्स जो पढ़ा रहे हैं, ऐसे सेम टू सेम आप सबको PDF मिलेगा। इसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पारतंत्र पिरामिड क्या होता है कि खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों के ऊर्जा की मात्रा, जीवों की संख्या अथवा संचित जीव भार को विभिन्न ऊर्जा स्तर या कह सकते पोषण स्तर द्वारा दर्शाया जाता है, जो पिरामिड का निर्माण करता है। इसमें आप कह सकते हैं ना, ऊर्जा के स्तर को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, विभिन्न स्तर हो गया। अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जो आप सबको बताएंगे वो आप सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए पिरामिड का विचार किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन महोदय ने दिया। एल्टन लिखा, एल्टन। ठीक है, तो याद कर लीजिए सबसे पहले ये भी। तो पिरामिड का विचार किसने सबसे पहले दिया था, कौन दिया था, एल्टन महोदय ने। अब देखिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा। लेकिन अगर आप सबसे पूछा जाए, अगर स्टेटमेंट बना देगा तो क्या आप सब करेंगे, क्यों सीधा होता है, क्योंकि ऊर्जा हमेशा उच्च पोषण स्तर की ओर जाने पर क्या होती है, घटती रहती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, सीधा होता है। तो आप सबको केवल यही पॉइंट याद करना, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, याद करना है। आगे क्या है देखिए, संख्या अथवा जीव भार का पिरामिड सीधा या उल्टा दोनों हो सकता है, ये भी पॉइंट याद कर लीजिए। जो जीव भार का पिरामिड होता है वो दोनों हो सकता है, या तो सीधा होगा या तो क्या होगा, उल्टा होगा। ये भी आप सबको याद करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका डायग्राम की अगर हम बात करें, जैसे सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, शेर, उसके बाद क्या हो जाएगा, हिरण, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, घास। रिप्रेजेंट हुआ ना, ऊर्जा का है। अब देखिए उल्टा संख्या पिरामिड, जैसे क्या हो गया, वृक्ष पारतंत्र का, जैसे वृक्ष हो गया, फिर उसके बाद पक्षी हो गया, फिर हो गया जूं हो गया। ठीक है, इसका उल्टा बन जाएगा। वृक्ष, उसके बाद पक्षी, उसके बाद क्या होगा, जूं होगा, उल्टा पिरामिड है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, उल्टा जीव भार पिरामिड। इसमें क्या होगा, जलीय पारतंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप सबसे पूछेगा कि जलीय पारतंत्र का पिरामिड कैसा होता है, तो आप बताएंगे उल्टा होता है। याद कर लीजिए ये भी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये जो टॉपिक था लगभग कंप्लीट होता है। अब देखेंगे वन्य जीव का संरक्षण। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आप सबके पूछा जाएगा पेपर में। देखिए वन्य जीव का संरक्षण हम सब क्यों करते हैं, ठीक है, वन्य जीव का संरक्षण इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
आप सब भी जानते हैं कि केवल क्या मनुष्य अगर धरती पर है, क्या अपना जीवन सर्वाइव कर लेगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो आप सब जानते हैं कि हमारे वातावरण में बहुत सारे जीव-जंतु होते हैं, कीड़े-मकोड़े होते हैं, ठीक है? वनस्पतियाँ होती हैं, है ना? तो इन सब का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये धीरे-धीरे क्या हो जाएँगे, विलुप्त हो जाएँगे। जैसे डायनासोर हो गया, डोडो हो गया, है ना? ऐसा माना जाता है कि धीरे-धीरे क्या हो गया, विलुप्त हो। अगर हम शेर हो गया, बाघ हो गया, हाथी को, ऊँट को, ऐसे सब जानवर को, जीव-जंतुओं को, पक्षियों को नहीं बचाएँगे तो धीरे-धीरे क्या हो जाएँगे, विलुप्त हो जाएँगे, जो कि हमारे वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसके माध्यम से, ठीक है? तो यही सब देखेंगे। देखिए ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जानवर हो या पौधे हो या जंगली प्रजातियाँ, जैसे वृक्ष हो गया, पेड़-पौधे हो गया, जानवर हो गया, ठीक है? की रक्षा करते हैं, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? संरक्षण बोलते हैं, बचाव बोलते हैं। अब देखिए संरक्षण के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? पहले इसमें देखेंगे संरक्षण के तरीके। एक तरीके से हम जंगली जानवर को किस तरीके से संरक्षण कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इनसेरेट या कह सकते हैं इनसाइट ठीक है? इनसेरेट संरक्षण, इसी को बोलते हैं स्वस्थानी। इसमें क्या होता है कि कोई भी जानवर होता है ना, उसको मतलब स्वस्थानी जगह पर क्या किया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है। अब इनसाइट में क्या किया जाता है, इनसाइट पूछा जाता है कौन सा इनसाइट है, कौन सा एक्स साइट है, ठीक है? तो इन साइट में क्या-क्या आते हैं, ये याद कर लीजिएगा, लिस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में आप सब जानते हैं बहुत सारे जीव-जंतु, जानवर रहते हैं ना, तो इनका संरक्षण नेशनल पार्क में भी किया जाता है, तो इन साइट का एग्ज़ाम्पल है। वन्य जीव अभयारण्य, ये भी इन साइट है। बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी इन साइट है। पवित्र उपवन, ये भी इन साइट है। अच्छा, यूपी में कितने पवित्र उपवन हैं, आप सब बता सकते हैं? आप सबको यूपी जीके में कवर किए थे, ठीक है? कितना? 32। हॉट स्पॉट, ये भी किसका एग्ज़ाम्पल है? इनसाइट के। और अन्य समुद्री संरक्षित क्षेत्र, ये भी क्या? इनसाइट के। ये पूछा जाता है आप सबसे पेपर में, कौन सा इनसाइट है? इनसाइट में क्या होता है? स्वस्थानी पर मतलब जानवरों का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। दूसरा एक्साइट, ठीक है? इसमें क्या होता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण, मतलब इसमें प्रजातियों का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास से बाहर किया जाता है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है। एक्स एक्स मतलब आप सब समझ लीजिएगा बाहर। जैसे चिड़ियाघर, है ना? चिड़ियाघर में आप सब जानते हैं बहुत सारे जानवर होते हैं, जीव-जंतु होते हैं, ठीक है? ये एक्स साइट का एग्ज़ाम्पल है। और वनस्पति उद्यान हो गया, जीन बैंक हो गया, बीज बैंक हो गया। ये पूछा जाता है जीन बैंक, बीज बैंक किसका एग्ज़ाम्पल है? एक्स साइट का एग्ज़ाम्पल है। क्रायो प्रिवेंजेशन हो गया, ठीक है? जैसे तरल नाइट्रोजन होता है ना, इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। और एक्वेरियम हो गया, ये सब किसके एग्ज़ाम्पल हैं? एक्स साइट के एग्ज़ाम्पल है। तो इसमें क्या होता है कि जो जीव-जंतु होते हैं, उसका जो प्राकृतिक आवास होता है, वहाँ नहीं, दूसरे जगह उसका क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है, ठीक है? अब देखिए संरक्षण के तरीके बहुत सारे हैं। कौन-कौन से तरीके हैं? आवास संरक्षण, कानूनी संरक्षण, जैसे बहुत सारे जानवर ऐसे हैं ना जिनको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है कि जानवर को नहीं मारना है, क्या करना है, ठीक है? पुनर्स्थापन और प्रबंधन, है ना? जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर उसका क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। शिक्षा और जागरूकता, बहुत सारे ये सब तरीका क्या है? जीव-जंतुओं के संरक्षण के तरीके हैं, ठीक है? अब देखिए आगे क्या है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कानून इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर कानून आप सब समझिए कि अगर कानून का लोगों के अंदर डर नहीं होता, तो बहुत सारे मतलब जानवर को अभी भी मारते हैं, ठीक है? मार-मार के ख़त्म ही कर दिए होते, ठीक है? तो इसीलिए सरकार क्या करती है? कानून बनाती है ताकि जो जीव-जंतु हैं, उनका संरक्षण बना रहे। देखिए सबसे पहले याद कर लीजिए एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अच्छा इससे पहले भी बहुत सारा अधिनियम आप सबको बता दिए थे, ठीक है? यहाँ आप सबका रिवीजन हो जाएगा। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था,
ठीक है। और भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था, ठीक है, अंग्रेजों के समय। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986, याद होगा सभी को। और वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980। अच्छा, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये भारतीय वन अधिनियम है, ये वन संरक्षण अधिनियम है, ठीक है। और जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था, ठीक है। तो ये सब आप सबको याद करना, तो रट लेना है। तो देखिए, राष्ट्रीय वन नीति, तो सबसे पहले 1894 में भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति अंग्रेजों के समय बनी। जाहिर सी बात है, इस टाइम किसका शासन रहा होगा? अंग्रेजों का शासन रहा होगा। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले की बात करें तो कब वन नीति बन गया था? 1894 में ही भारत में वन नीति बन गया था, वो भी किसके समय में? अंग्रेजों के समय में, ठीक है। लेकिन इतना पहले तो आपसे से पूछेगा नहीं, तो आप सबको स्वतंत्र भारत के बाद का है देखना। उसके बाद 1952 में क्या हुआ? स्वतंत्रता के पश्चात या बाद पहली वन नीति बनी। ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली वन नीति कब बनी? तो 1952 में, स्वतंत्रता के बाद वाली, ठीक है। और भारत सरकार ने बनाया था ये। जाहिर सी बात है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार। अब देखिए, इस नीति के तहत, ठीक है, इस नीति के अनुसार कुल 33%, ये याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 33% भूभाग पर वन आच्छादन के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया था, लक्ष्य रखा गया था। मतलब इस नीति के अंतर्गत ये रखा गया था कि जितने भी भूभाग है उसके लगभग 33% पर हम सब क्या लगाएंगे? वन। इतना तो वन कम से कम तो होना ही चाहिए, ठीक है। ये मानक याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। फिर उसके बाद 1978 में क्या हुआ? 1978 में क्या हुआ कि जो 1952 की वन नीति है ना, इसमें संशोधन किया गया था। अगर आप सबसे पूछा जाए कि 1952 की वन नीति में कब संशोधन किया गया? 1978 में, ठीक है। अब देखिए आगे फिर क्या होता है, 1988 में क्या होता है? दूसरी वन नीति आया, द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? 1988 में। और दूसरा जो वन नीति था, इसमें लक्ष्य क्या रखा गया था? इसमें लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल 33% भूभाग पर वन को आच्छादित करना, वन आच्छादित करना। अच्छा, पहले में भी यही था, ठीक है, दूसरे में भी यही था। और क्या रखा गया था कि जो भी पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र मतलब जैसे मेघालय हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर वाला हो गया, हिमाचल वाला हो गया, ठीक है, नागालैंड वाला, मतलब जो भी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर लक्ष्य रखा गया कि यहाँ पर कम से कम तो 65% भाग पर तो वन होना ही चाहिए। और मैदानी भागों के लिए कितना रखा गया लक्ष्य? 20 से 25% आच्छादन का लक्ष्य रखा गया था। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये दूसरी वन नीति में ये रखा गया है कि पहाड़ी इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्र में 65% और मैदानी क्षेत्रों में कितना? 33। अच्छा, ओवरऑल कितना रखा गया है? पूरे भारत में 33%। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, और इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य रखा गया कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जैसे राजस्थान हो गया तथा अन्य रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेत के टीले के विस्तार को रोकना। ये किस नीति में रखा गया था? दूसरी जो दूसरी नीति था, राष्ट्रीय वन नीति, इसमें लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। आगे देखिए, ये आप सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जुलाई का जो पहला सप्ताह होता है, मतलब 1 से लेकर 7 जुलाई, एक क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में, किसी पेपर में, ठीक है। तो 1 से लेकर 7 जुलाई के मध्य क्या मनाया जाता है? वन महोत्सव मनाया जाता है। अब देखिए शुरू कब हुआ? 1950 में तत्कालीन कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने इसे शुरुआत किया था। तो वन महोत्सव कब शुरुआत हुआ था? 1950 में। किसने शुरू किया था? कृषि मंत्री के.एम. मुंशी। उस समय क्या थे? कृषि मंत्री थे, ठीक है, इन्होंने शुरू हुआ था। और कब मनाया जाता है ये आप सबको याद होना चाहिए, प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई के बीच। देखिए प्रमुख संस्थान एवं धाराएं, अब यहाँ से देखेंगे हम सब धाराएं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया, ठीक है। अब देखिए WPA की धारा 5 का इसमें क्या बात किया गया, ठीक है। यही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के का इसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया जाएगा। अगर आप सबसे पूछे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के गठन का प्रावधान है, तो आप बताएंगे धारा 5 के का कहिए चाहे ए कहिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। धारा 5 के का में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के गठन का प्रावधान है, ठीक है। अच्छा, जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड बनेगा तो इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? इसका अध्यक्ष कौन बनता है? PM बनता है। और इसका उपाध्यक्ष कौन बनता है? पर्यावरण मंत्री बनता है, ठीक है। तो ये इसका गठन किस धारा में है? 5 के का में है, ठीक है। दूसरा है WPA की धारा 5 के खा मतलब 5 के बी में। इसमें क्या बात कहा गया है कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थाई समिति, मतलब राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के लिए एक अस्थाई समिति बनेगी। समिति के बारे में किस में कहा गया? बी में कहा गया, 5 के बी में। और जो अस्थाई समिति बनेगी इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? पर्यावरण मंत्री बनेगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये भी। आगे देखिए धारा 9 में क्या कहा है, WPA की धारा 9 में इसमें बताया गया कि वन्य जीवों के शिकार पर रोक है। जैसे आप सब एक न्यूज अगर कहें, सलमान खान जो उसका केस चल रहा है, ठीक है। तो ये सब जैसे खाली सलमान खान नहीं, हम सब या कोई भी किसी भी जानवर को नहीं मार सकते, ठीक है। जैसे शेर हो गया, हिरन हो गया, इसका शिकार हम सब नहीं कर सकते। ये सब रोक किस धारा में लगाया गया है? WPA की धारा 9 में, ठीक है। अच्छा, खासकर पर जो पहली हो गया, दूसरे और तीसरी चौथी अनुसूची है ना, इस पर प्रतिबंध करती है। तो खाली आप धारा याद कर लीजिए, वन्य जीवों का शिकार पर रोक किस धारा में है? WPA की धारा 9 में है। अगला धारा कौन सा? धारा 26 के का। इसमें क्या बताया गया है कि वन्य जीव अभ्यारण्य की घोषणा, मतलब जो वन्य जीव अभ्यारण्य बनते हैं ना, इसकी घोषणा किसके तहत की जाती है? 26 के का। वन्य जीव उसके पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और विकास हेतु इसकी घोषणा किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य होता है, 26 का के तहत बनता है, ठीक है। अगला देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो नेशनल पार्क, NP मतलब नेशनल पार्क की घोषणा। अच्छा, नेशनल पार्क की घोषणा कौन करता है? केंद्र सरकार करता है कि राज्य सरकार करता है? तो ये CM करता है, ठीक है। CM मतलब राज्य सरकार। तो जो नेशनल पार्क है इसकी घोषणा किस धारा में है? धारा 35 के तहत नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, आप ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। और धारा 38 में क्या कहा? WPA की धारा 38 में कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, ठीक है। और धारा 38 के टा में, ऐसे हिंदी में टा बनता है ना, धारा 38 के टा में क्या बोला गया है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन। तो बाघों के संरक्षण से संबंधित ये बात कहा गया है, कहाँ पर? धारा 38 के टा में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट धारा था कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी और धारा होगा तो आप सबको करवाया जाएगा। अब देखिए संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम एक कब चला जाता है? इम्पोर्टेंट है, 1 जुलाई 1990 को, ठीक है। इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए, ठीक है, स्थानीय लोगों की भागीदारी इसमें बढ़ाने के लिए। मतलब जैसे संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, जैसे कभी कभी होता है ना कि जो सरकार के आदमी होते हैं, मतलब जो सरकारी लोग होते हैं, अधिकारी लोग, और जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, जैसे आदिवासी लोग हो गया और लोग, वो सब ज़्यादा पेड़ों के बारे में, जानवरों के बारे में उनको ज़्यादा मतलब क्या होता है, जानकारी होता है कि ये पेड़ कितना लाभदायक है, ठीक है। इसको काटने से मतलब बहुत नुकसान हो सकता है पर्यावरण को, ठीक है। तो इसी में बताया गया है कि जो सरकार के लोग स्थानीय लोग से मिलजुल कर इसके लिए संरक्षण के लिए मतलब अच्छा कदम उठाएं, ठीक है।
अब देखिए राष्ट्रीय वन आयोग इम्पोर्टेंट है, तो कब बना था राष्ट्रीय वन आयोग? 14 फरवरी 2003 को बना था। एकदम सेम टू सेम आप सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब किया गया? राष्ट्रीय वन रोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना अगस्त 1992 में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और हरियाली योजना कब आया था? 27 जनवरी 2003 को आया था हरियाली योजना। और इस योजना में क्या रखा गया था, क्या बताया गया कि वृक्षारोपण होगा, ठीक है, जल संग्रहण किया जाएगा जैसे तालाब बनाकर, ठीक है, पेयजल की व्यवस्था होगा और वर्षा जल संचयन हेतु, मतलब वर्षा जल को भी रोकने की भी इसमें व्यवस्था किया गया था हरियाली योजना। बट ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि हरियाली योजना कब आया था? 2003 में। डेट वाइज भी याद कर लीजिए, 27 जनवरी 2003 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान में प्रावधान। अच्छा, क्या क्या संविधान में प्रावधान है ये पर्यावरण से संबंधित, ठीक है। तो हमारा जो संविधान है, ठीक है, उसमें एक धारा आप सब पढ़े होंगे, धारा 48 का ए। धारा 48 संविधान में धारा, ये संविधान की धारा है, ध्यान दीजिएगा। तो संविधान की धारा 48 में बताया गया है कि राज्य जो होगा पर्यावरण वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रयास करेगा। मतलब राज्य सरकार को सौंपा गया है कि वन पर्यावरण जीव जंतुओं की क्या करेगा? संरक्षण करेगा। 48 के काम में ए में बताया गया। और धारा 51 के 1 जी में क्या बताया गया है, ठीक है, इसमें बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वे वन हो, वन्य जीव हो तथा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। एक इसमें बताया गया है 51 के एम के जी में, ठीक है। अच्छा, जो तीसरी अनुसूची है इसमें वन्य जीव संरक्षण को किस सूची में डाला गया, किस विषय में डाला गया? समवर्ती सूची में, याद कर लीजिएगा। तो एक किस विषय का है? जैसे वन हो गया, वन्य जीव संरक्षण हो गया, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे अधिनियम देखेंगे इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अभी आप सब ऊपर पढ़ चुके थे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। और भारतीय वन अधिनियम कब आया था? 1927 में। और जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1974 में, जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। और वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1981 में। और वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था, ठीक है। आगे क्या है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2002 में। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 2010 में। इसी को एनजीटी बोलते हैं, कई बार पूछा जाता है, एनजीटी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है। और ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था? सन 2000 में, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित। और वन अधिकार अधिनियम कब आया था? 2006 में आया था, ठीक है। और आगे क्या है? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम कब आया था? 1977 में। और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब आया था? 1960 में। ये सब देखिए जितने भी अधिनियम हैं, यहाँ से आप सबके पेपर में बन सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो जितने भी अधिनियम थे सब एक साथ कलेक्ट कर दिए हैं, तो आप सबके लिए सुविधा भी होगा, ठीक है। आगे क्या है देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है, तो नेशनल पार्क WAP की किस धारा में बताया गया है? अभी आप सबको ऊपर बताए थे, नेशनल पार्क की स्थापना किस धारा में होता है? धारा 35 में होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है कि ऐसा संरक्षित क्षेत्र जिन्हें प्राकृतिक पर्यावरण तथा जैव विविधता को बचाने के लिए घोषित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क बोलते हैं, ठीक है। और देखिए भारत में कुल अभी तो कितने नेशनल पार्क हैं? 107 हैं, ठीक है, नेशनल पार्क है। और ये कुल कितना एरिया कवर करता? इतना एरिया कवर करता है, लगभग
44,402.95 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें अच्छा, नेशनल पार्क में आप सब जानते हैं क्या क्या काम हो सकता है। इसमें वैज्ञानिक रिसर्च भी हो सकते हैं, खोज भी हो सकता है, अनुसंधान भी होता है, पर्यटन को भी इसमें बढ़ावा मिलता है, पर्यावरण का शिक्षा भी इसके अंतर्गत आप सब कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इसमें बढ़ावा मिलता है नेशनल पार्क में। और देख लेते हैं जो 107वां जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है। ये उड़ीसा के सिमलीपाल में है। ठीक है, घोषणा कब हुआ था? अप्रैल 2025 में। याद कर लीजिएगा, 107वां उड़ीसा में है, सिमलीपाल में। तो 106वां वाला कहाँ पर नेशनल पार्क है? ये रायमोना में। और ये कहाँ पर है? असम में है। ध्यान दीजिएगा, 106वां असम में है। और 105वां नेशनल पार्क कहाँ है? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये भी असम में। मतलब जो 6वां और 5वां नेशनल पार्क है दोनों कहाँ पर? असम में है। और 107वां वाला कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, अब देखिए नेशनल उद्यान की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, तो सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है? वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। अब जिम कॉर्बेट नाम का जो नाम है ना, ये चेंज कर दिया गया। इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क है। अच्छा, इसका पहले नाम क्या था? इसका पहला नाम था हेली नेशनल पार्क। इसको सबसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। हेली के नाम से फिर क्या हो गया? जिम कॉर्बेट हो गया। फिर जिम कॉर्बेट से क्या हो गया? रामगंगा हो गया। तो नया नाम क्या है? रामगंगा। सबसे पुराना नाम क्या था? हेली। हेली के बाद जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट के बाद रामगंगा। ठीक है, और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है, उत्तराखंड में है। ठीक है, अब देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ठीक है, अच्छा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी है। तो जिम कॉर्बेट वाला कहाँ है? उत्तराखंड में है। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी है, ये पर कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, तो जो जी इम्पोर्टेंट था आप सबको यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि कान्हा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कब बना? 1955 में। तड़ोबा नेशनल पार्क कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये कब बना? दोनों 1955 में। ठीक है, अभी आप सबको ऊपर बताते प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत हुआ? 1973 में शुरू हुआ। और उस समय कितने टाइगर रिजर्व थे? 9 टाइगर रिजर्व। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जब टाइगर रिजर्व मतलब शुरू किया गया था तो कुल कितने टाइगर रिजर्व को लेकर शुरू किया गया था? तो आप बताएंगे 9 टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब देखिए टाइगर रिजर्व की गणना अगर 2022 की हम बात करें, ठीक है, तो 2022 में कुल भारत में कुल कितने बाघ हैं? तो 3925 बाघ हैं। अगर हम औसत की बात करें तो 3682। और इस डेटा के अनुसार ये देखा गया कि इसमें प्रतिवर्ष 6.1% की दर से बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अच्छा, देखिए वृद्धि हो रहा है ना, अगर इसका संरक्षण नहीं किया जाता तो वृद्धि की वजह क्या हो जाता? हानि हो जाता। ठीक है, आगे क्या है देखिए, अब राज्यवार डेटा देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में बाघ है। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बाघ हैं, 785। उसके बाद कर्नाटक में है 563। उसका उत्तराखंड में है 560। उसके महाराष्ट्र में 444। ये सब बाघ हैं राज्य। तो याद कर लीजिएगा, कम से कम 3-4 स्टेट तो याद होना चाहिए। अब देखिए टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या, मतलब किस टाइगर रिजर्व में कितने बाघ हैं। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कितने बाघ हैं? 260। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 150। और नागर होल में कितना? 141। अच्छा, नागर होल जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में 135 में है। और दुधवा नेशनल पार्क आप सब जानते हैं एकमात्र नेशनल पार्क यूपी का है। इसमें कुल कितना बाघ है? तो 135। बांधवगढ़ और यूपी वाला सेम है।
अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। ठीक है, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क, ये ऑर्डर है, ऑर्डर आप सभी याद कर लीजिएगा। सबसे छोटा है साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। इसका एरिया लगभग कितना है? इसका एरिया तो आप सब याद ही कर लीजिए। ठीक है, 0.03 किलोमीटर स्क्वायर है, सबसे छोटा है। और इसके बाद किसका नंबर आता है? जीवाश्म नेशनल पार्क, 0.3 किलोमीटर स्क्वायर। ये जीवाश्म वाला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। फिर इससे जस्ट बड़ा कौन सा है? नॉर्थ बटन द्वीप नेशनल पार्क। इसका एरिया 0.4 किलोमीटर स्क्वायर है। देखिए बटन यहाँ पर भी आया तो बटन पहले पर आया, तो आप सभी याद करें ये भी निकोबार में ही है। ठीक है, तो सबसे छोटा पहला, उससे जस्ट बड़ा जीवाश्म, उससे जस्ट बड़ा नॉर्थ बटन वाला, और इससे जस्ट बड़ा कौन सा है? मिडिल बटन द्वीप नेशनल पार्क। इसका एरिया 0.9, ये भी कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क, इसका एरिया कितना है? 1.4 किलोमीटर स्क्वायर। ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो देखिए 5 है, 5 आप सब याद कर लीजिए ऑर्डर में, सबसे छोटा से बड़ा की तरफ। अब देखिए राज्यवार नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल कितना नेशनल पार्क है ना? 11 है। अब आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर है। तो टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। और इसके बाद है अंडमान निकोबार में कुल कितने नेशनल पार्क है? 9। उसके बाद असम में है, कुल कितना नेशनल पार्क है? 7। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कुल नेशनल पार्क कितना है? 1, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें कि एक पेड़ माँ के नाम, एक प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है, मोदी जी के द्वारा। इस योजना के या कह सकते इस स्कीम के तहत, प्रोग्राम के तहत अब तक कुल कितने पेड़ लगाए जा चुके हैं? 102 करोड़ से ज़्यादा पेड़। एक था मिष्टी योजना चला था, मैंग्रोव वन को इसमें मतलब बढ़ावा दिया गया था। कब शुरू हुआ था मिष्टी योजना? 2024 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये सब योजना जो है ना, जब योजना क्लास लेंगे तो वहाँ पर डिटेल एकदम बताएंगे पर्यावरण से संबंधित कौन कौन सी योजना है। ठीक है, आप सबको बहुत कंटेंट मिलेगा। अब देखिए 13 बीचों को ब्लू फ्लैग का प्रमाण मिला है। ये बीच क्या होता है? जैसे गोवा वाली बीच, आप सब नाम सुने हैं ना, जो समुद्र का किनारा होता है। तो कुल कितने बीच शामिल हैं? 13 बीच है, जिसको ब्लू फ्लैग का प्रमाण मिला है। ठीक है, और एशियाई शेर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? गिर नेशनल पार्क। और गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में है। और रॉयल बंगाल टाइगर, देखिए बंगाल का नाम से बंगाल ही शब्द आ गया। ये कहाँ पर पाया जाते हैं? सुंदरवन। ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो दोस्तों ये सेशन आप सबको कैसा लगा? ठीक है, आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप सब अपने दोस्तों के साथ या आप सबके जो भी ग्रुप है, आप सब एक बार थोड़ा टाइम निकाल कर जरूर करें शेयर। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।